सैलरी हेड में इनकम, मतलब आप किसी भी इनकम को सैलरी कब बता देते हो, जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप से आपको इनकम हो रही है. नाउ ये जो आपको पैसा मिला जिसे आपने सैलरी बोल दिया, इसे टैक्स कब करना है, कब इसके ऊपर टैक्स लगाओगे, कब टैक्स लगाओगे का मतलब, जैसे सपोज 24-25 जो फाइनेंशियल ईयर है, 24-25 फाइनेंशियल ईयर में मार्च 25 की जो आपकी सैलरी है वो मैंने आपको पे करी है, सैलरी जो आपको एक्चुअली में मिली है ना, वो मिली है आपको अप्रैल 25 में. अप्रैल 25 का मतलब हो गया 25-26. अभी ये सैलरी थी आपकी 50,000, मिली है आपको ये 50,000 की सैलरी अप्रैल 25 में. अब सैलरी पे मुझे इस 50,000 की इनकम को कहां पर शो करना चाहिए, कौन से ईयर की इनकम में मुझे इसे दिखाना चाहिए, मुझे इसे 24-25 की इनकम में काउंट करना है या फिर 25-26 की इनकम में काउंट करना है. कहने का और पूछने का तात्पर्य ये है कि ये जो सैलरी है, पहला पॉइंट, आप इसे सैलरी बोलोगे, ये आपने सीख लिया क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, तो आप इस अमाउंट को, इस इनकम को सैलरी बोल दोगे. दूसरा, टैक्स पर्पस के लिए आप इसे कौन से ईयर की इनकम मानोगे, मतलब टैक्सेबिलिटी कब आएगी इसके ऊपर, टैक्सेबिलिटी कब आएगी, 24-25 में या 25-26 में. 24-25 में. मुझे पैसा तो 25-26 में मिला है. सैलरी 24-25 की थी ये, नहीं 23-24 का ऐसा कुछ भी हिसाब किताब नहीं था, ये केवल इसी ईयर में मार्च में ही हुआ. कंपनी को कोई प्रॉब्लम हो गई, मतलब कंपनी को कुछ नुकसान हो गया, तो आपकी जो सैलरी है वो आउटस्टैंडिंग हो गई, और वो आउटस्टैंडिंग सैलरी आपको पे हुई है अप्रैल 25 में. बाद में मिल भी तो जाएगी, हाँ मिल गई ना, अप्रैल 25 में मिल गई. इधर भी आ रहे हैं कई लोग और कई लोग इधर भी आ रहे हैं. भाई देखो, धनंजय तो कह रहा है 25-26 में मिलेगा, तामी भी कह रही है 25-26, हर्षित और कुणाल और भरत कह रहे हैं 24-25, बाकी 25-26. विनीत, हाँ जी युवराज, है नन ऑफ द अबव, आएगा ही नहीं, या 26-27, 24-25 युवराज कह रहे हैं. तो देखो, हमें नहीं पता है, इस चीज का जो जवाब दिया है ना, इस चीज का जवाब दिया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या बोला है कि सैलरी आपकी टैक्स होगी ड्यू और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर. सैलरी ड्यू हो गई, मिली नहीं है, ड्यू होने पर टैक्स लग जाएगा, इंक्लूड हो जाएगी. मतलब ये जो 50,000 24-25 के थे ना, ये 50,000 24-25 में ही माने जाएंगे, क्योंकि सैलरी टैक्स होती है ड्यू और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर बेसिस पे. ठीक, जैसे इसमें एक और एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने मार्च 25 के 50,000 तो ले ही लिए, प्लस मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि मुझे ना अप्रैल की सैलरी भी आप एडवांस में दे दो. अप्रैल 25 की सैलरी भी मैंने मार्च 25 में ही रिसीव कर ली है, तो इस 50,000 पे टैक्स कब लगेगा, मार्च, मतलब सॉरी, इस पे टैक्स 24-25 में लगना चाहिए या फिर 25-26 में लगना चाहिए. ड्यू और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर. ड्यू होनी थी 25-26 में, रिसीव हो गई 24-25 में, तो टैक्स 24-25 में ही लगेगा.
सैलरी इज टैक्सेबल ऑन द बेसिस ऑफ ड्यू और रिसिट विच एवर इज अर्लियर। दोनों में से जो भी पहले होगा उस पे सैलरी पे टैक्स लगेगा। देखो ये हमारा बोला जाता है बेसिस ऑफ चार्ज, सेक्शन 15। सैलरी इज चार्जेबल टू टैक्स ऑन ड्यू और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर बेसिस। ड्यू हो गई, पे नहीं करी है, इनकम टैक्स को मतलब नहीं है, इनकम टैक्स आप पे उस सैलरी पे टैक्स लेगा। वो आपका एम्प्लॉयर जाने और आप जानो कि ये सैलरी क्यों पे नहीं हुई है, वो एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, और वैसे अच्छी बात भी है क्योंकि जिस साल में ड्यू हो गई आपको मिली नहीं है, अब अगर उस इनकम के ऊपर टैक्स लग गया ना तो आपके पास एक प्रूफ रहेगा कि ये पैसा मुझे मिलेगा ही मिलेगा। आगे जाकर के ना एम्प्लॉयर कोई धोखाधड़ी नहीं कर सकता, एम्प्लॉयर ये बोल देगा कि नहीं मैं पेमेंट नहीं करूंगा या कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि उस अमाउंट के ऊपर टैक्स ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है आपका। तो एम्प्लॉयर को वो पैसा आपको देना पड़ेगा, तो ये एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए ही है चीज। ड्यू और रिसिट अर्लियर वाली चीज जो है वो एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए ही है। डन। सैलरी ड्यू, एडवांस सैलरी कब टैक्स होगी? जब रिसीव हो गई। एडवांस सैलरी का मतलब क्या होता है? वो सैलरी जो आपको पहले मिल गई। अच्छा, अरियर ऑफ सैलरी का क्या मतलब होगा? जिन्होंने हाउस प्रॉपर्टी पढ़ा है, जिन्होंने अरियर वर्ड पढ़ा है उधर, वो बता सकते हैं जरा अरियर का मतलब क्या होता है? बकाया, बिल्कुल। देखो अरियर का मतलब इधर भी वही, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। जैसे सपोज आज आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, आपकी सैलरी जो है वो पास्ट 10 ईयर्स से सेम है, पास्ट 10 ईयर्स से आपकी सैलरी सेम है, बढ़ ही नहीं रही है। आपने केस करा हुआ है कि भाई हमारी सैलरी इंक्रीज ही नहीं हो रही है, हमारी सैलरी इंक्रीज होनी चाहिए। आपने केस करा है, आप केस जीत गए हो, तो आपके लिए ये डिसीजन आ सकता है कि आपकी जो सैलरी है वो बेसिक पे में 5,000 पर मंथ का इंक्रीमेंट होगा रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब जितना टाइम गवर्नमेंट बोलेगी, जैसे सपोज गवर्नमेंट ने बोल दिया 5 ईयर्स, तो अब जो पिछले 5 साल है ना उसकी भी 5-5 हजार पर मंथ इंक्रीज्ड सैलरी आपको मिलेगी। अब पिछले 10 साल से आपकी सैलरी बढ़ी नहीं थी, आपने केस कर रखा है कि भाई हमारी सैलरी इंक्रीज होनी चाहिए, केस आपके फेवर में उसका डिसीजन आया, इंक्रीमेंट हुआ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से। कितने ईयर्स? सपोज 5 साल, तो अब ये 5 साल हर महीने 5-5 हजार की सैलरी आपको अब रिसीव होगी 24-25 में। 5-5 हजार जो इंक्रीमेंट वाला है, करंट में तो 5 हजार बढ़ी हुई मिलेगी, पर जो 5-5 हजार पिछले 5 सालों से बढ़ना चाहिए था वो भी अब आपको एक साथ मिल जाएगा। तो क्या अरियर का हमें पहले से पता होता है क्या कि ये सैलरी इंक्रीज होकर के हमें मिलने वाली है? पता ही नहीं है। पता ही नहीं है तो अरियर वाली चीज कभी ड्यू तो हुई नहीं थी, कि एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। तो अरियर ओनली किस बेसिस पे टैक्सेबल होगी? रिसिट बेसिस पे। कोई अरियर ऑफ सैलरी है तो वो ओनली रिसिट बेसिस पे टैक्सेबल हो सकती है, बिकॉज वो सैलरी ड्यू तो कभी हुई ही नहीं थी, क्योंकि वो सैलरी कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। आपने केस करा, उसकी वजह से आपके फेवर में डिसीजन आया और उसका रिजल्ट था कि आपको इंक्रीज्ड सैलरी मिल रही है। हाँ, इनकम तो हुई है ना, टैक्स तो लगेगा। टैक्स तो हर इनकम के ऊपर लगता है अनटिल एंड अनलेस एग्जेम्प्ट है। समझ आया अरियर ऑफ सैलरी का मतलब? मैक्सिमम ये सरकारी केस में ही होता है,
सैलरी रोक देते हैं, सैलरी बढ़ाते नहीं है, इंक्रीमेंट नहीं देते हैं। ठीक है, ये होता है अरियर ऑफ सैलरी। तो अरियर ऑफ सैलरी कब टैक्स होगा? जब रिसीव होगी, बिकॉज उसमें ड्यू वाला कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ठीक, ये 3 कॉन्सेप्ट थे इधर, ड्यू, एडवांस एंड अरियर। ड्यू और एडवांस तो समझ आएगी, अगर ड्यू मतलब सैलरी ड्यू हो गई, आउटस्टैंडिंग हो गई, आपको अभी पे नहीं हुई है, ड्यू हो गई, टैक्स लग जाएगा। एडवांस, एडवांस मतलब पहले मिल गई, तो सैलरी पहले मिल गई तो जब मिली तब टैक्स लगेगा। और अरियर के केस में ड्यू वाला सीन ही नहीं होता, तो जब रिसीव होगा तब टैक्स लगेगा। डंडना डंडन, ठीक है, चलिए। अब सबसे पहले जो हम इसमें पढ़ेंगे ना आज, वो है सैलरी हेड में कंप्यूटेशन कैसे करनी है। नहीं लिखना तो क्यों है, आपके पास है ना, नोट्स है ना सबके पास? सबके पास तो नहीं होंगे, 3 लोगों के पास मिसिंग होंगे, 3 के पास नहीं होंगे। ठीक है, सैलरी कंप्यूट कैसे करनी है, हाउ टू कंप्यूट इनकम अंडर द हेड सैलरी। और जो आप सीटीसी पढ़ते हो ना, वो सीटीसी कॉस्ट टू कंपनी, वो यही कंप्यूटेशन होती है, ये कंप्यूटेशन ही सीटीसी की होती है। आपको कंपनी जैसे बोलेगी 16 लाख, तो 16 लाख एज इट इज आपको पूरे साल भर में मिला करके नहीं मिलते हैं, 16 लाख का सीटीसी होता है, मतलब आप ओवरऑल कंपनी को पूरे साल भर में 16 लाख के पढ़ रहे हो। हाँ, आप कंपनी को 16 लाख के पढ़ रहे हो, पीएफ वगैरह ग्रेजुएटी वगैरह सब मिला करके कंपनी को आप 16 लाख के पढ़ रहे हो। पर पीएफ ग्रेजुएटी अभी थोड़ी ना मिलता है, तो रिटायरमेंट पे मिलेगा या नौकरी छोड़ोगे तब मिलेगा। हाँ, इन हैंड जो होता है वो बेसिक सैलरी होती है। ठीक है, जैसे अगर किसी की 12 लाख पर एनम की सैलरी है, तो उसको पूरे साल भर में 12 लाख नहीं मिल रहे हैं, उसमें से कुछ अमाउंट हमेशा हर महीने कट करके एक अकाउंट में डिपॉजिट होता है। मेनली कंपनीज आपको पीएफ का बेनिफिट देती है, और अगर आप एमएनसीज के अंदर जाते हो तो उसमें और भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। आपको रहने के लिए घर मिलता है, आपको आने जाने के लिए गाड़ी मिलती है ना, आपको खाना पकाने के लिए रामू काका मिलते हैं। तो ये बहुत सारी फैसिलिटीज आपको देती है कंपनी। आपको कंपनी में ही कभी कभी मील प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आपको क्लब मेंबरशिप की फैसिलिटी देगी। क्लब ये डिकचिक डिकचिक वाला नहीं, ये अशोका क्लब, जय क्लब, ऐसा ढंग के क्लब, पारिवारिक क्लब। ठीक, ये बाजू वाले जैसा नहीं। उसके अलावा कभी कभी कंपनीज आपको डीए देती है, डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता सुना है ना? नहीं सुन? हाँ, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती रहती है, जैसे इन्फ्लेशन चल रहा है ना अभी इकोनॉमी के अंदर, तो आपको भी एम्प्लॉयर थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा देता है। नहीं नहीं, प्राइवेट में भी देते हैं डीए, ऐसा वो नहीं करना। आजकल प्राइवेट और गवर्नमेंट सैलरी के मामले में सेम सेम ही कंपोनेंट्स रखते हैं, वरना तो फिर कोई प्राइवेट जॉब की तरफ जो इतना कम हो रहा था लोगों का जाना, वो उसकी वजह से उन्होंने ये करा कि जो बेनिफिट आपको गवर्नमेंट दे रही है वही बेनिफिट आपको प्राइवेट भी देगी। बस एक वो उतना अमाउंट उतना नहीं रहेगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, और डिपेंड करेगा आपकी परफॉर्मेंस बेसिस पे कि आप कैसा काम करते हो, उस हिसाब से। चलिए, तो इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूटेशन कैसे करनी है, ये पूरा यही चीज हमको पूरे चैप्टर के अंदर पढ़नी है। जो जो टॉपिक्स, जो जो कंपोनेंट्स इसमें लिख रहे हैं ना, यही हमारा सैलरी चैप्टर है। अलाउंसेस पढ़ेंगे, परक्यूजिट्स पढ़ेंगे, रिटायरमेंट बेनिफिट्स पढ़ेंगे, डिडक्शंस पढ़ेंगे, सैलरी में से क्या क्या डिडक्शंस मिलती हैं, और उसके बाद लास्ट एंड फाइनल आती है इनकम अंडर द हेड सैलरी, जिस पे टैक्स लगता है। ठीक, चलिए, सबसे पहला
सैलरी में पहली चीज क्या है? इनकम फ्रॉम सैलरी। अब ये सैलरी किसे बोलते हैं? सैलरी क्या हुई? सैलरी के अंदर बहुत सारी चीजें आती है। आपको ईयर में जो बोनस मिलता है, सपोज आपको इस साल बोनस मिला, वो भी आपकी सैलरी का हिस्सा बनेगा। सपोज आपको कोई कमीशन के नाम पर कंपनी ने एक्स्ट्रा पेमेंट करा, वो भी सैलरी का हिस्सा बनता है। आपको कोई फीस का पेमेंट करा कंपनी ने, वो भी सैलरी में आता है। आपको जितने भी रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं, पेंशन, ग्रेच्युटी, लीव एनकैशमेंट, पीएफ, पीएफ वैसे रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं होता, नौकरी छोड़ने पर होता है। ये सब कुछ क्या होते हैं? सैलरी का हिस्सा बनते हैं। ये मैंने कहा लिख रखा है ऊपर, ये रहे। सैलरी मीन्स सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 बताता है सैलरी किसे बोलते हैं। ये सारी चीजें सैलरी में आती है। आपको वेजेस के नाम पर पैसा मिल रहा है, उसे भी सैलरी बोला जाएगा। आपको जो पेंशन मिलती है नौकरी के बाद में, वो भी सैलरी माना जाता है, इसलिए तो पेंशन टैक्सेबल होती है। पेंशन पे टैक्स लगता है, बिल्कुल। वो डिपेंड करता है आप सरकारी नौकरी में थे कि आप प्राइवेट में थे। प्राइवेट वालों को भी पेंशन मिलती है क्या? क्वेश्चन मार्क। मिलती है, प्राइवेट वालों को भी पेंशन मिलती है, गवर्नमेंट वालों को भी पेंशन मिलती है। अमाउंट वैरी करता है और टैक्सेबिलिटी वैरी करती है। ग्रेच्युटी, ग्रेच्युटी एक वॉलंटरी पेमेंट होता है। एम्प्लॉयर अपनी इच्छा से अपने एम्प्लॉय के लिए एक अमाउंट इकट्ठा करता है, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन होता है वो। फीस, ये केवल अलग अलग नाम है, वेजेस, फीस, हाथ में तो पैसा ही आ रहा है, उसको तुम किसी भी नाम से बांट दो एम्प्लॉय में। वेजेस के नाम से दे रहे हो, फीस के नाम से दे रहे हो, कमीशन के नाम से दे रहे हो, या बोनस के नाम से दे रहे हो। बोनस पे भी टैक्स लगता है बिल्कुल, आ तो पैसा रहा है, ठीक है। फिर होते हैं पर्क्यूजिट्स। पर्क्यूजिट्स जिनको हम प्यार से बोलते हैं पर्क्स। पर्क्स मतलब बेनिफिट्स। बेनिफिट्स मतलब मान लो कंपनी ने तुमको रहने के लिए घर दे दिया, कंपनी ने तुमको रहने के लिए एक घर दे दिया, कंपनी ने तुमको चलाने के लिए एक गाड़ी दे दी, कंपनी ने तुमको एक रामू काका दे दिया। ये सारे के सारे बेनिफिट्स हैं, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। घूमने फिरने के लिए जो मिलता है, लीव ट्रैवल कंसेशन, बेनिफिट है। कंपनी आपको हर 4 साल में, वो मतलब मर्जी है जितने सालों में दे, इनकम टैक्स 4 साल मानता है। कंपनी आपको हर साल बाहर घूमने के लिए पैसा दे रही है या आपके टिकट्स करवा रही है, तो वो क्या है? बेनिफिट ही तो है। पर्क्यूजिट, पर्क्स। घर में आपके जितने भी जो भी कोई सैलरीड होगा ना, उसकी सैलरी स्लिप मांगना, उसमें आपको ये सारे कंपोनेंट्स दिखेंगे। कुछ कुछ, सब कुछ एक ही पर्सन की सैलरी में नहीं आते हैं, अनटिल एंड अनलेस वो कोई अच्छी पोजीशन पे है, तो उसको सारी चीजें मिलती हैं, उसको सारे पर्क्यूजिट्स मिलते हैं, सारे अलाउंसेस मिलते हैं। और कंपनी भी मैटर करती है कि आप कौन सी कंपनी में नौकरी करते हो, ठीक है। तो सैलरी में वेजेस आएंगे, फीस आएगी, कमीशन आएगा, बोनस आएगा, कोई एडवांस सैलरी है वो आएगा। ये सब कुछ किसके अंदर इंक्लूड होता है? सैलरी के अंदर। आपको क्वेश्चन में अलग अलग नाम से दे देगा। आपको क्वेश्चन में दे देगा बेसिक सैलरी, फीस, बोनस, कमीशन, सब कुछ एक ही है। सबका टोटल लगा करके पहला पॉइंट आएगा, ये पहला पॉइंट। बेसिक सैलरी, फीस, कमीशन, बोनस, एक ही चीज है, ठीक। पहला तो ये। और हमें क्या क्या बेनिफिट मिलता है? और हमें मिलती है अलाउंसेस। ऐड करने हैं ये आपको। भाई सपोज आपके हाथों में पैसा आता है महीने का, फॉर एग्जाम्पल 40,000, ये हो गया आपका बेसिक। इसे बोला जाता है बेसिक पे। बेसिक पे जो आपके हाथों में आता है, इन हैंड जिसको आप बोलते हो ना, इन हैंड क्या सैलरी है, इन हैंड होता है बेसिक पे।
अब उसके अंदर ऐड करते हैं हम सीटीसी निकालने के लिए, उसके अंदर ऐड करते हैं अलाउंसेस। सपोज कंपनी आपको 2000 पर मंथ डीए का देती है। इकोनॉमी में जो महंगाई हो रही है, हर चीज इतनी महंगी हो रही है, तो उस महंगाई को कोप अप करने के लिए आपको 2000 रुपए एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। इन्फ्लेशन, हाँ महंगाई वही, ठीक है। सपोज कंपनी आपको रहने के लिए घर नहीं दे रही है, लेकिन किराया दे रही है, आपको किराया दे रही है, वो अलाउंसेस में आ गया। अगर रहने के लिए घर देती तो वो परक्यूजिट में जाता, वो बेनिफिट हो गया, ठीक। इसके अलावा मान लो आपको आने जाने का ट्रैवलिंग अलाउंस दे रही है 1000 रुपए पर मंथ, ये सब कुछ उस 40,000 में ऐड होगा। इन हैंड पैसा 40,000 मिलता है, उसमें आपके सारे के सारे अलाउंसेस और भी बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं, वही हमको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। कितने अलाउंसेस होते हैं, क्या क्या अलाउंसेस पे टैक्स लगता है, कितना लगता है, और कौन से अलाउंसेस एग्जेम्प्ट होते हैं जिन पे टैक्स ही नहीं लगता है। उसके बाद आता है अलाउंस ऐड कर दिए। अलाउंस ऐड करने के बाद में हम ऐड करते हैं परक्यूजिट। परक्यूजिट मतलब होता है बेनिफिट। आपको हाथों में पैसा नहीं पकड़ा रही है कंपनी, पर आपको फायदा दे रही है। फायदा दे रही है एज इन सपोज आपको एक कार दे दी, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस आने के लिए आपको गाड़ी प्रोवाइड कर दी गई है, या बोथ पर्पस भी हो सकता है, पर्सनल प्लस ऑफिशियल। कंपनी ने आपको एक गाड़ी दे दी, ठीक है। कंपनी ने आपको एक लैपटॉप दे दिया, ये सब परक्यूजिट्स में आता है। कंपनी आपको घर दे रही है मान लो रहने के लिए, सब परक्यूजिट के अंदर आ गया। आपको गार्डनर की फैसिलिटी दे रही है, कुक की फैसिलिटी दे रही है, वॉचमैन की फैसिलिटी दे रही है, मील की फैसिलिटी दे रही है, सब कुछ परक्यूजिट के अंदर आता है। आपको ट्रैवलिंग बेनिफिट दे रही है, एलटीसी, लीव ट्रैवल प्रोवाइड कर रही है। ये सब कुछ क्या है, आपके बेनिफिट्स। बेनिफिट्स को बोलते हैं परक्यूजिट्स, पर्क्स, ठीक है। तो बेसिक सैलरी में हिस्सा बनेगा बोनस, कमीशन, फीस। रिटायरमेंट बेनिफिट्स में भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ग्रेचुइटी, पेंशन, पीएफ, और आपका लीव में दो अलग अलग है, एक लीव सैलरी होता है, एक लीव ट्रैवल होता है, दोनों अलग है, ठीक है। हमें क्या पढ़ना है, पहले पढ़ना है सैलरी बोलते किसको है, इन सब चीजों को सैलरी बोलते हैं। फिर उस सैलरी में ऐड होगी अलाउंसेस, तो अलाउंसेस कौन सी टैक्सेबल है, कौन सी एग्जेम्प्ट है, ये पढ़ना है। फिर परक्यूजिट्स पढ़ेंगे, कौन से परक्यूजिट पे कितना टैक्स लगता है, कौन सा परक्यूजिट कंप्लीटली एग्जेम्प्ट है, वो पढ़ना है। उसके बाद ये सब करके आती है ग्रॉस सैलरी। इस ग्रॉस सैलरी में से आपको 3 तरीके की डिडक्शंस मिलती है, फिक्स्ड है ये 3 डिडक्शंस। पहला होता है स्टैट्यूटरी डिडक्शन। स्टैट्यूटरी हमने हाउस प्रॉपर्टी में ही पढ़ी थी। स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है, हर एम्प्लॉय को मिलती है, फिक्स 75,000 की। पहले 50,000 थी, इस बार 75,000 हो गई है। 75,000 आपकी जो भी ग्रॉस सैलरी आएगी उसमें से आपको 75,000 की फिक्स डिडक्शन मिलेगी। मैटर नहीं करता आप कौन से लेवल पर, आप क्या एम्प्लॉय हो, कौन सी कंपनी में काम करते हो, कुछ भी नहीं, क्योंकि ये इनकम टैक्स देता है, ये कंपनी नहीं देती है डिडक्शन, ये डिडक्शन इनकम टैक्स दे रहा है। हाँ आएगा ना, 1 फरवरी को पॉसिबिलिटीज हैं चेंज हो, पर ये नहीं चेंज होगी क्योंकि ये अभी इसी बार चेंज करी है। हाँ, इसको अभी इंटरिम बजट जो आया था अपना जुलाई 23 जुलाई को जो आया था, उसमें ही चेंज करी थी। अमेंडमेंट वैलिड होते हैं जब बजट आता है ना, जैसे आपका अटेम्प्ट लगेगा जून या दिसंबर 25 में, है ना।
इनके लिए अमेंडमेंट्स लगते हैं जो फाइनेंस एक्ट 24 से आते हैं। आप अपना अटेम्प्ट देखो, उससे जस्ट पहले वाला फाइनेंस एक्ट देखो, इसके अमेंडमेंट्स लगेंगे आपके लिए, फाइनेंस एक्ट 24 के। तो 24 ऑलरेडी आ चुका है, अब आपको नया कुछ नहीं पढ़ना। आप जो ये पढ़ रहे हो ना, ये सब कुछ नया ही है, ये फाइनेंस एक्ट 24 के हिसाब से ही है। तो आपको अमेंडमेंट की कोई हेडेक नहीं लेनी। 6 महीने पहले के अमेंडमेंट्स बोलता है इंस्टीट्यूट, तो 6 महीने पहले यही फाइनेंस एक्ट आता है। गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेगी कि हर थोड़े 10 दिन हो गया लो इनकम टैक्स का चेंज, 15 दिन हो गया लो इनकम टैक्स का चेंज, ऐसा नहीं करती। एक ही बार चेंज लेकर के आती है बजट में। बदल दिया ना, 24 में बदल दिया, स्लैब भी बदल दिया, अरे सब कर दिया। तुम क्यों चिंता ले रहे हो, तुम तो पढ़ो पहले। ये तो उन्हीं की बात है, वो क्या करती हैं मैडम जी। अब फरवरी 25 में देखते हैं क्या करते हैं। ठीक है, फिर दूसरा, एंटरटेनमेंट अलाउंस की रिडक्शन मिलती है आपको। अलाउंस तो हमने ऊपर पढ़ा था, बिल्कुल। तो ये एंटरटेनमेंट अलाउंस पहले ऊपर यहां पर ऐड होगा जहां सारी अलाउंसेज आती है, फिर आप इधर अलाउंस की रिडक्शन दोगे जितना क्वेश्चन बोलेगा वो। एंटरटेनमेंट अलाउंस क्या हुआ, मतलब ये हर कंपनी के हिसाब से, अगर कंपनी इसका बेनिफिट देती है तो ये डिडक्ट होगा। कंपनी आपके जितने भी प्रोग्राम्स करवाती है, आपके ये जो भी ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स होते हैं, आपके जो भी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, उसका बेनिफिट मिलता है ये एंटरटेनमेंट अलाउंस। आए दिन कंपनी आपके कोई सेमिनार करवाएगी, आपको जितनी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करती है उसके नाम पर ये एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन मिलती है। क्यों डिडक्शन क्यों मिली, क्योंकि इनकम टैक्स कहता है कि ये सेमिनार्स करवाना, आपकी स्किल डेवलप करवाना एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है। एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है तो तुम्हारी इनकम में नहीं जुड़ना चाहिए ना, तुम्हारी इनकम से इसको क्या करो, कम करो, लेस कर दो। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयर की है, तो आपकी इनकम पे थोड़ी आना चाहिए। आप क्यों इसके ऊपर टैक्स पे कर रहे हो, आप टैक्स नहीं पे करोगे, आपके लिए इसको लेस कर दिया जाएगा। और एक तीसरा होता है जो कभी आपको किसी की भी सैलरी स्लिप में नहीं मिलेगा, लेकिन इनकम टैक्स में अभी तक बैठा हुआ है, प्रोफेशनल टैक्स। किसी भी काम का नहीं है। अब क्या, इनफैक्ट पहले भी कभी प्रोफेशनल टैक्स का पेमेंट नहीं किया जाता था। प्रोफेशनल टैक्स का मतलब आपने सीएमए की डिग्री ली है, आपने सीएमए की डिग्री गवर्नमेंट की मदद से ली है, ऐसा गवर्नमेंट मानती है कि जो आईसीएमएआई इंस्टीट्यूट है ये गवर्नमेंट की एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, गवर्नमेंट की स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो आपने इस डिग्री के बेसिस पर आप ईयरली इनकम अर्न कर रहे हो, उसी इनकम अर्न करने लायक आपको सरकार ने बनाया है और इसीलिए आप प्रोफेशनल टैक्स पे करो। क्या सेंस हुआ, मतलब ही नहीं है, इसीलिए प्रोफेशनल टैक्स होता ही नहीं है। किसी की भी सैलरी स्लिप में आपको प्रोफेशनल टैक्स नहीं मिलेगा। वैसे भी इसका मैक्सिमम 2500 का ही बेनिफिट मिलता है, 2500 पूरे साल भर का। नहीं नहीं नहीं, देखो ये तो अब आईसीएमए इंस्टीट्यूट थोड़ी ना लगा रहा है, गवर्नमेंट लगा रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। तो ठीक है, तो सबसे पहले आपको सैलरी लेनी है। सैलरी आपको क्वेश्चन में और भी नाम से आ सकती है, बोनस के नाम से आ सकती है, कमीशन के नाम से आ सकती है और फीस के नाम से आ सकती है। फिर इसमें यहीं पर रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी आते हैं। फिर आपको सेकंड काम करना है अलाउंसेस का, तीसरा काम करना है परक्यूजिट्स का। ये 3 काम हुए, 3 काम करके आपकी ग्रॉस सैलरी आएगी। ग्रॉस सैलरी में से फिर से 3 डिडक्शन, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन बिना बोले चुपचाप 75,000 की देनी है। एंटरटेनमेंट और प्रोफेशनल क्वेश्चन अगर बोलेगा तो प्रोवाइड करनी है, ये हमें अपने मन से नहीं प्रोवाइड करनी है। कब क्या है ये सब कुछ लॉ में पढ़ेंगे आगे,
ये हमारा पूरा चैप्टर है, सैलरी, अलाउंसेस, परक्यूजिट और सेक्शन 16 की डिडक्शन। ये पूरा चैप्टर है अपना। ठीक है, आक्षी ने हैंड रेज करा। हाँ जी आक्षी बोलिए। ओ अच्छा, लिखा हुआ है ऑलरेडी। अब तो नहीं मिलता प्रोफेशनल टैक्स का रिडक्शन अंडर न्यू टैक्स रिजीम। हाँ जी नहीं मिलता है, न्यू टैक्स रिजीम में ये दोनों ही नहीं मिलते हैं, ना एंटरटेनमेंट मिलता ना प्रोफेशनल टैक्स मिलता, पर ओल्ड में अभी भी रखा हुआ है। हाँ हाँ, वो अभी आएगा, एक बार क्वेश्चन पूरे हो जाए इधर। डन, समझ गए? टैक्स रिजीम क्या होता है? टैक्स रिजीम अभी पढ़ाया नहीं है मैंने पार्थ, ये आक्षी ने पुराना पढ़ा हुआ है इसलिए उसको पता है। तो हम अभी 75,000 डिडक्शन पकड़े या 50? 75, 75,000, 50,000 नहीं है। ओके, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।